ठीक है आर्यन, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपकी इस सक्सेस के लिए। आपने बहुत अच्छा जो है अचीव किए हैं, और साथ ही साथ आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह मेहनत करते रहो और साथ और अच्छा से अच्छा अपना जो है मुकाम हासिल करो। तो आर्यन, आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे, इस तरीके से। सर, मेरा नाम आर्यन सिन्हा है और मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के एक छोटा सा गांव सोनका का रहने वाला हूँ। मैंने अपने प्रारंभिक शिक्षा प्रज्ञा हायर सेकेंडरी स्कूल सोनका से किया है। मैंने अभी अपने क्लास 10 में 95.83% प्राप्त किया है। अच्छा ठीक। आर्यन, क्या आप बता सकते हैं कौन से मीडियम से आपने पढ़ाई की है? सर, मैंने अपना हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया है। ठीक। तो बहुत से बच्चों को ये रहता है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ही अच्छा कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते। इस पर क्या कहना ये चाहेंगे? ठीक है सर, एक ऐसा हाइपोथेसिस बना रखे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले ही अच्छे होते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सभी लोग अच्छे होते हैं, सभी में पोटेंशियल होता है। अगर मेहनत करेंगे तो सभी लोग अच्छे कर सकते हैं। अच्छा ठीक, हाँ वो तो है। और ये कि जैसे कि आप क्या पहले से अपना टारगेट फिक्स कर चुके थे? सर, मेरा टारगेट ये था कि मेरा कैसे भी करके मेरिट लिस्ट में आऊँ, टॉप 10 में आऊँ। हाँ। पर आ नहीं सका, पर मेरा टारगेट वही था और पहले से भी वही था, तो मैंने उस हिसाब से मेहनत किया था। अच्छा चलो ठीक, बहुत बढ़िया। और क्या आपको ये पता है कि आपकी क्लास में कौन सी पोजीशन में है? सर, इसका तो अभी मेरा थर्ड पोजीशन में है सर। अच्छा। और जिले में आपको पता है? जिले का नहीं पता है। अच्छा, जिले वाली लिस्ट आप नहीं देख पाए हो? नहीं नहीं, नहीं देख पाया। ठीक है, स्थायी सूची आएगा उसमें। आई होप आपका नाम तो होगा ही, क्योंकि आपने बहुत अच्छा अचीव किए हैं। तो जिले की जो स्थायी सूची बहुत जल्द जारी होने वाली है ना? तो उसमें आपको नाम तो आने वाला है, कंफर्म है, तो उसके लिए भी बधाई हो आपको। और ये चाहूंगा रिजल्ट के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि आपके कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो है आपने अचीव किए हैं? सर, मेरा मैक्सिमम मार्क्स है मैथमेटिक्स में सर। मेरा 99 है। 100 आउट ऑफ 99 है मैथमेटिक्स में। और इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 98 है। एंड एंड मेरा सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 97 है। ठीक। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट रहा है पूरे साल? क्या सर? कौन सी सब्जेक्ट जो है फेवरेट रहा है? सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, इंग्लिश था। अच्छा ठीक। हाँ तो चलो, ये तो रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है मैथ्स ही रहता यस। है ना? तो बहुत बढ़िया। तो क्या ऐसे कोई टीचर है जिससे बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर हुए हो, जो हमेशा आपको मोटिवेट करते थे आपकी स्कूल में या कहीं भी हो? यस सर, सारे टीचर अच्छे लगते थे मेरे को। मेरे स्कूल के भी हाँ। सारे टीचर बहुत ही मोटिवेट करते थे और हमको हमेशा मोटिवेट करते थे कि हम मेरिट में आए। जिससे इस टाइप से हम पढ़ते थे और उससे ही हम उन्हीं को हमको देखकर हमें मोटिवेशन मिलता था। और आगे से गुरुजन भी थे, यूट्यूब में भी थे कई सारे, तो उनको भी हम देखते थे तो मोटिवेशन मिलता था। और हम अपना अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, जिससे अच्छा हम अच्छा कर पाए। ऐसे जैसे कि हमारे टीचर जितने भी टीचर हैं हमारे क्लास में सभी अच्छे थे। जैसे कि झा सर है और दुबे सर हैं, बहुत सारे सर हैं, धनसेना सर है, लक्ष्मी नारायण सर है। तो उनसे हम पढ़ते थे। और चौधरी सर थे, सोशल साइंस पढ़ाते थे। और वैष्णव सर थे। तो हम लोग उनका गाइडेंस था कि कैसे भी अगर मेरिट लिस्ट में आना है, और उन्होंने हमारे साल में हमको मतलब गाइडेंस दिया था। अच्छा ठीक। हाँ, ये देखने को तो अक्सर बहुत कम मिलता है ना, कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ये चाहे कि उनके बच्चे मेरिट लिस्ट में। वैसे टीचर सब चाहते हैं, बट जहां तक कहा जाए ये नेगेटिव है कि मेरिट लिस्ट के लिए अफोर्ड बहुत कम लगाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। बच्चे उस अपनी मानसिकता को चेंज नहीं कर पाते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में हैं इस तरीके से सोचते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को भी अगर चाहे तो वहां तक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं ना। जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर करना चाहे जुनून के साथ तो। ठीक। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, जैसे कि टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल के बारे में आपका क्या कहना है, कि टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर, आई थिंक टाइम टेबल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर सकते हो तभी बनाइए, क्योंकि टाइम टेबल एक्चुअली में कोई फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन, तभी वो टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज
टाइम टेबल होता है ना, वो टाइम को एकदम एक पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम करेक्ट टाइम में हम फिक्स करते हैं। जैसे 7:30 है तो 7:30 बजे पढ़ने बैठना है, और एक्चुअली में वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि घर में कुछ ऐसा काम आ जाता है या कोई और कुछ इशू हो जाता है, तो हम करेक्ट उसी टाइम में नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए उसको ब्रॉडली फिक्स करना चाहिए। जैसे कि आप अगर कह सकते हो 7:30 बजे आपको पढ़ना है, तो आप ऐसे फिक्स कर सकते हो कि 7:30 से 8 बजे तक अब फिक्स है कि मुझे पढ़ने के लिए बैठ जाना है उस बीच में, ताकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो हम मैनेज कर लें। और अगर अगर वैसे नहीं कर सकते तो हम डेली का टारगेट ले सकते हैं, जैसे कि आज इतना टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, तो ऐसा टारगेट लेकर भी पढ़ सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा डेली जब गोल सेट होगा तो धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेस्ट तरीका होता है। जिससे क्या होता है, अगर टाइम टेबल अगर एक दिन का फॉलो नहीं होता है तो गिल्ट होता है हमको कि आज का टाइम टेबल नहीं हुआ, फिर हम दिन भर नहीं पढ़ते हैं। उससे अच्छा टारगेट लेकर पढ़ना चाहिए। कभी भी पढ़े तो टारगेट लेकर पढ़े, जो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, ज्यादातर तो ये इस चीज को बहुत से बच्चों ने भी बोले हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाती है सही से, है ना। तो जैसे कि मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना है आपका कि क्या चेंजेस होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के बारे में? हाँ, छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम। सर मेरा तो यही मानना है सर, एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। अब हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं तो वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट हो गया, जेई हो गया, तो इस चीज के लेवल का भी हमें पढ़ाना चाहिए, ताकि आगे हमारे भविष्य के लिए वो सिक्योर हो सके, हम उसे एग्जाम के वो फाइट कर सके, उसके लिए भी मोटिवेट होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि ओनली मार्क्स लाने से ही सक्सेसफुल, जो मार्क्स मिल जाते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं। तो कंपटीशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम में एक और चेंज ये भी करना चाहिए कि सर्वांगीण विकास को भी ध्यान देना चाहिए, और स्टार्टअप कल्चर को भी ध्यान देना चाहिए, और कुछ जैसे कल्चरल को भी ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज को हम ऐड करेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। देखो एक और है, जैसे कि सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम छत्तीसगढ़ की, कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक तो कोई एग्जाम ही नहीं होती है। हाँ सर, है ना। तो उसकी सबसे बड़ी हमारे लिए डिसएडवांटेजेस वही है कि बच्चे वहां तक खुद कभी एग्जाम फेस किए नहीं रहते, 9th में आके फेल होते हैं, या उनको एग्जाम के बारे में रियल चीजें पता नहीं होती है, इस तरीके से होती है ना। तो वो भी मेरे हिसाब से चेंजेस होनी चाहिए, उसमें भी थोड़ी बहुत लाए, तब जाके अगर डायरेक्टली हमें 10th 12th में नीट और जेई की प्रिपरेशन में ला देंगे ना तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए हमारा धीरे धीरे हैबिट बनाना चाहिए, है ना। हाँ हैबिट वही बनाना चाहिए सर। हाँ, धीरे धीरे करना चाहिए, तब जाके बेटर रहेगा। तो फाइनली ये चाहूंगा, जैसे कि आप अब जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर हर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्टेज रहता है। हर जैसे कि हर सब्जेक्ट आप देखो तो इंग्लिश में ग्रामर को आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, और कॉम्प्रेशन को ज्यादा ध्यान सकते हो, आंसर क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए बोलूंगा कि शुरू के जो 5 चैप्टर हैं, जैसे कि बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये सब को आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसी में नंबर कटते हैं। मेरा भी कटा एक नंबर उसी में कटा है। और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया और ग्राफ हो गया, उसमें तो ऑप्शनल होता है, एक ही जो अथवा में रहता है, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता। एंड बैंकिंग हो गया, अब बैंकिंग वाले को आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री और एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें भी अथवा रहता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मैथ में वीक हो, तो एक को आप अच्छा से कर लो, और फिर उसके बाद जियोमेट्री वाला पोर्शन अच्छा से करना है। और जैसे परिमेय होता है उसको सिद्ध करना होता है, थ्योरम होता है सिद्ध करना होता है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एंड लास्ट जो बैलेंस अंक होता है उसको भी हम कर सकते हैं, और स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए ना इतना अच्छा है, इतना अगर हम कर लेते हैं 100 आउट ऑफ 100 आराम से हम ला सकते हैं। उसके बाद अगर संस्कृत का है तो संस्कृत में ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड सिली मिस्टेक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि उसमें थोड़ा थोड़ा चीज में कर जाता है संस्कृत में। एंड सोशल साइंस को हम बुक रीडिंग करेंगे तो ही सबसे अच्छा बेस्ट होता है। रट्टा मारने से अच्छा समझ कर पढ़ेंगे सोशल साइंस को तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हिंदी में आप अपने टीचर के गाइडेंस से पढ़िए, और जितने भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हैं,
विशेष हैं उसको अच्छा से कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर अच्छा से कर लीजिए, ग्रामर को अच्छा से कर लीजिए, फिर इसके बाद अच्छा हो जाएगा। वो भी उसमें भी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसे याद कर सकते हो। इंग्लिश में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ऐसे स्टेज अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग है, उसको फॉलो करना है साल बनाना ही पड़ता है ना। यस। तो और रहेगा जैसे कि मैं आपके फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में जानना चाहूंगा, ताकि बच्चों को उस चीज से भी मोटिवेट मिल पाए कि आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर 12th। फ्यूचर प्लानिंग सर, मैं अभी अभी 11th हूँ, तो मैं तो पीसीबी वाला हूँ, तो मैं नीट करना चाहूंगा। तो मेरा ये है कि मैं एमबीबीएस करूंगा, फिर एमडी करूंगा जनरल में, फिर एमसीएच करूंगा कार्डियोलॉजी में। मेरे को कार्डियो सर्जन बनना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक। तो चलो, एक और क्वेश्चन सर, जैसे कि आप हमारे चैनल्स को कुछ महीनों से जान रहे होंगे मान के चलो, ठीक है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सजेशंस हमारे लिए आपकी तरफ से, कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों के लिए बेनिफिट हो पाए अच्छे से। सर आप मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस को ना धीरे धीरे आप उसको पढ़ाइए, उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सबको ड्रॉप पे, मतलब सबको ना उसको प्लेलिस्ट बना दीजिए, ताकि बच्चों को ज्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक, ठीक है। और क्या है ना, हम 11th की करते, 11th 12th की, बट 11th 12th में बच्चे करते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते, इस वजह से हम थोड़ी सी रुके हुए हैं उस पर। बाकी 9th 10th की सिलेबस पर हम काम करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने बता दिया बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, आप अपना भी प्लानिंग बता दिए कि फ्यूचर आपकी क्या होने वाली है, क्या आप करने वाले हो। तो इसी के साथ ही मैं ये चाहूंगा कि आप फाइनली एक जो बेटर टिप्स, सिंगल लाइन पे अगर कोई टिप्स देना हो, जैसे कि एज ए मोटिवेशनल कोई आपको बोलना हो कुछ बच्चों के लिए, तो वो कुछ बोल दीजिए, बता दीजिए। सर सिंगल लाइन तो यही बोलूंगा कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और चैप्टर से सिलेबस बढ़ता है। तो धीरे धीरे पढ़िए, कम पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, पर कंटिन्यूसली पढ़िए। जिससे क्या होता है, रोज दिन पढ़ने से क्या होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सिलेबस एक दिन खत्म हो जाएगा। तो एक ही दिन बहुत 18 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि हर दिन 8-8 घंटा पढ़ो, 4-4 घंटा पढ़ो, भले ही 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन चलते रहो, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, कि आप अभी आई थिंक स्कूल के लिए आप रेडी हो गए हो, है ना। यस सर, स्कूल है अभी मेरा। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वीडियो जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड होगी, तो हम चाहेंगे आपको इसको शेयर कर देंगे। और आपको बहुत बहुत पुनः बधाई। मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा, स्थायी जो सूची आएगा, उसमें भी फिर से आपका नाम आएगा, इस चीज के लिए भी बधाई आपको। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं, फिर और भी आपसे बातें होगी, आगे भी क्लास में आपसे मिले, यही हमारी इच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।